25 बरस का होगा वो लड़का जो मुझे 3 साल पहले दुबई में एक दोस्त के यहाँ मिला। गोरा चिट्टा वर्षी जिस्म, उर्दू जरा लटके हुए लहजे में बोलता था। हर वो लफ्ज जो अलिफ वाव और ये पर ख़त्म होते उसकी ज़ुबान पर आते तो ये तीनों हरूफ पूरी मिक़दार के साथ अदा होते। मैंने पूछा, कश्मीरी हो? मेरा सवाल सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने बताया, मकबूजा कश्मीर से हूँ, इंजीनियर हूँ और दुबई नौकरी की तलाश में आया हूँ। जब उसे पता चला कि मैं सहाफ़ी हूँ तो उसने एक फ़र्ज शनास मुबल्लिग़ की तरह मेरे सामने कश्मीर की आज़ादी का मुकदमा पेश कर दिया। उसका जोशो खरोश देखकर मैंने तो उसका माथा ही चूम लिया। मैंने कहा, जाने बिरादर, किसी पाकिस्तानी को तुम्हें कश्मीर की आज़ादी के लिए कायल करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। इस मामले में तो पूरा पाकिस्तान तुम्हारी पुश्त पर खड़ा है। मेरी बात सुनकर उसे कुछ हौसला हुआ तो मैंने उससे कहा, मुझे अपने वालिदैन और स्कूल कॉलेज के दोस्तों के बारे में बताओ। ये समझाओ कि आम कश्मीरी वादी में कैसे गुजरान करता है। उसने सिर्फ ये कहा, वादी कश्मीर एक जेल है और जेल में रहने के लिए जो कुछ करना पड़ता है हर कश्मीरी वही करता है। उसके मुताबिक पाकिस्तान से कश्मीरियों की लगन का आलम यह है कि यहाँ के हर सियासतदान की अच्छाई बुराई उन्हें खूब मालूम है। यहाँ के मसाइल क्या हैं इस बारे में भी वो अच्छी तरह जानते हैं। उसने आम कश्मीरियों की इस बदगुमानी का भी जिक्र किया जो उन्हें अपने रहनुमाओं से। मैंने भारतीय फौज के रवैये के बारे में पूछा तो उसने तवील गुफ्तगू में एक बार भी भारतीय फौज नहीं कहा बल्कि काबिज फौज कहता रहा। मैं कश्मीर के अक्सर रहनुमाओं से मिल चुका हूँ और वो अपनी गुफ्तगू में हमेशा भारतीय फौज कहा करते थे, लेकिन ये नौजवान काबिज फौज की इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहा था। इस्तिलाहों का ये चौंका देने वाला फ़र्क ही पुराने लीडरों और नए कश्मीरियों में पैदा हो जाने वाली खलीज वाज़े कर रहा था। मैंने सिर्फ ये जांचने के लिए कि वाकई उसे इन दोनों इस्तिलाहों का फ़र्क मालूम है उससे एक दो सवाल किए तो उसने मेरा मकसद भांप लिया। बोला, हबीब साहब, भारत ने कश्मीर पर कब्जा किसी जंग के ज़रिए किया है, न किसी मुआहदे के ज़रिए। वो महाराजा हरि सिंह की लिखी हुई जिस दस्तावेज़ को अपने कब्ज़े के सबूत में पेश करता है वो एक ऐसे हाकिम का फरमान है जो ये दस्तावेज़ लिखने से पहले अपना इक़्तिदार खो चुका था, इसलिए इसकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं। अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, अब कश्मीर का हर शख्स भारतीय फौज को इसी तरह देखता है। ये नया कश्मीर है, ज़्यादा गुस्से में है और ज़्यादा पुख्ता इरादे से लड़ रहा है। कश्मीर में तैनात भारतीय फौज के बारे में गैर कानूनी काबिज फौज की जो इस्तिलाह उस नौजवान ने 3 साल पहले मुझे बताई थी, आज पाकिस्तान में सरकारी तौर पर यही इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही है। चंद दिन पहले जब ये इस्तिलाह पाकिस्तान के मौक़िफ़ के तौर पर सामने आई तो मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी में बैठे किसी शख्स ने अपना काम ईमानदारी से किया है, क्योंकि भारत के सामने खड़ा हर कश्मीरी इन्हीं 4 लफ्ज़ों में अपना मुकदमा लड़ रहा है। सरकारी दफातर और उनमें काम करने वाले एहलकारों की सलाहियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुझे कुछ हैरत भी हुई है कि अपना काम पूरी तरह समझने वाले कुछ लोग अब भी सरकारी दफ्तरों में बाकी हैं। यहाँ से हमारी वजारत ख़ारजा का इम्तहान शुरू होता है कि वो नए उन्वान से कश्मीरियों का मुकदमा कितने मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करती है। कश्मीर का मुकदमा लड़ते हुए पाकिस्तान को 74 बरस होने को है। ऑपरेशन जिब्राल्टर और कारगिल जैसी मुहिमजोइयों को निकाल दिया जाए तो हमारी कारकर्दगी बुरी नहीं, लेकिन ये अपनी जगह सच है कि अपने मखसूस हालात की वजह से हमने अपनी कश्मीर पॉलिसी का तनकीदी जायज़ा कभी नहीं लिया। ज़ाहिर है इस पॉलिसी की बुनियाद तो नहीं बदली जा सकती, मेरा मतलब इस पॉलिसी पर अमल दरामद और वक्तन फ़वक्तन इसमें हालात के मुताबिक तब्दीली से है। अब तक हमारी पॉलिसी के खद्दोखाल भारतीय इक़दामात के रद्द अमल में तरतीब पाते रहे। आज खुद हालात का नक्शा बदलने के लिए हमने जो कुछ सोचा भी तो ऐसा कि अब तारीख़ के वो बाब ही भूल जाने को दिल चाहता है। सियासी तौर पर आगे बढ़ने के लिए हमें जो कुछ करना था, अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम नहीं कर पाए। इसकी वजह गालिबन यह है कि हमने कश्मीर को सिर्फ सलामती का मसला करार देकर सियासतदानों को इससे दूर रखा। इसलिए इस मसले के इंसानी, अवामी, समाजी और सियासी पहलू दुनिया की नज़रों से ओझल रहे। अब 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल करार देने और कुछ मुख्तलिफ अंदाज में भारत को सफारतकारी का निशाना बनाने की कोशिशों से महसूस हो रहा है कि तारीख के बंद डब्बे से बाहर निकल कर कुछ करने की कोशिश की जा रही है। बहुत खूब, लेकिन ऐसी कोशिश से पहले होने वाली सोच विचार को अगर खुफिया न रखा जाता तो बेहतर था। इस मश्क में हुकूमत से बाहर के लोग भी शामिल कर लिए जाते तो शायद बहुत कुछ बेहतर हो जाता। यही देख लीजिए कि 5 अगस्त के जिस दिन को यौम इस्तेहसाल करार दिया जा रहा है, इसे पाकिस्तान से बाहर की दुनिया में यौम मुहासरा के तौर पर पेश किया जाएगा। यानी एक ही सूरत हाल के लिए 2 मुख्तलिफ इस्तिलाहें। क्या ये हैरान कुन नहीं?
یوم استحصال سے کہیں بہتر ترکیبیں اردو میں بھی میسر تھیں جو پاکستانی عوام کو بہتر طریقے سے صورتحال سمجھا سکتی تھی۔ اور خود یوم محاصرہ میں کیا خرابی تھی؟ یوم استحصال کی ترکیب تو کشمیر سے زیادہ ہمارے اندرونی معاملات پر کسی ہوئی پھپتی معلوم ہوتی ہے۔ یوم استحصال کی ترکیب جیسا ہی چھوڑ دے میری وادی والا نغمہ ہے جو سرکاری پیسوں پر تیار کیا گیا لیکن مانی اس میں نام کو نہیں۔ بے وزن تک بندی کو طبلے کے زور پر بامانی بنانے کی اس کوشش کو شاعروں نے سراہا نہ موسیقاروں نے۔ اس نغمے کے بنانے والوں کو شاید یہ اندازہ ہی نہیں کہ تحریکوں کے ترانوں میں سادگی، کم سے کم ساز اور ایک مخصوص آہنگ کیوں رکھے جاتے ہیں۔ نغمہ بنانے والوں کو یاد ہوگا کہ سانحہ APS پشاور کے بعد بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے جیسا شاہکار بھی انہوں نے ہی بنایا تھا۔ اس سے بھی پہلے جو گیت کشمیر کی آزادی کا استعارہ بنا تھا وہ نہ جانے کس کی شاعری تھی اور نہ جانے کس کی طرز، لیکن میری عمر کے لوگوں کو ہم منظر حق کا ہر پہلو دنیا کو دکھا کر دم لیں گے تو یاد ہوگا۔ بغیر ساز کے یہ گیت آج بھی گایا جائے تو سننے والے وجد میں آ جاتے ہیں۔ اس گیت کا ایک ٹکڑا تھا، ہم دریا کی ایک بوند سہی لیکن یہ ہوا نہ مانی تو ہم ہند کے گنگا جمنا میں طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں جب سری نگر سے دہلی تک ہم فتح مبین کا سبز علم ہر سو لہرا کر دم لیں گے۔ اس نغمے کے ریلیز کی کسی نے خبر نہیں دی، بس جماعت اسلامی کے ایک جلسے میں پڑھا گیا اور ہر زبان پر آ گیا۔ چھوڑ دے میری وادی کا نغمہ تو سوائے شفقت امانت علی کے کوئی اور گا کر دکھائے تو مانے۔ یوم استحصال جیسی ترکیب وضع کرنا یا بے وزن شاعری کے نغمے بنانا کوئی بڑی غلطی نہیں۔ کشمیر پر سوچ بچار کو محدود رکھنا اور طے شدہ پالیسی کو مسلسل حالات کی کسوٹی پر نہ پرکھنا غلطی ہے۔ ایسی غلطیوں سے بچنے کے لیے بحث مباحثے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مباحثہ بھی ایسے ماحول میں جہاں کسی کو سوال برا نہ لگے اور کوئی بھی جواب سے گریز نہ کرے۔ یہی نئے کشمیر اور نئے کشمیریوں کا بھی تقاضا ہے۔